नमस्कार साथियों। फिर एक बार स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान पे। ज्ञान गेट योर एम नाउ। मैं सुभाष लश्करी आप सभी को दीपावली की बड़ी बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, एग्ज़ाम का फीवर चढ़ चुका है। एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं दिन ब दिन। हो सकता है कि अक्टूबर के अंत में तो अब पॉसिबिलिटी ख़त्म हो गई। नवंबर के सेकंड या थर्ड वीक में एग्ज़ाम हो सकती है। नोटिफिकेशन आते ही रहेगा, जल्दी से जल्दी आ जाएगा। जिन लोगों ने वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल का फॉर्म भरा है वो लोग स्टडी कर रहे हैं और ये स्टडी चलनी भी चाहिए। उनके सिलेबस में से एक टॉपिक आता है जीएफआर, जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017, और जो भी कोई एडवांसेस होते हैं वो। तो हम आज से एक ये जो सीरीज शुरू कर रहे हैं, इसमें टोटल 8 पार्ट होंगे। तो उसमें का पहला पार्ट आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। एक्चुअली मैं इसीलिए बड़े बड़े वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं चाहता तो एक ही वीडियो में सारे पार्ट कवर कर देता, पर आप चलते फिरते ये वीडियो देख पाएँ। 20 क्वेश्चन एक बार में कवर करने की कोशिश इसमें की है। और ये जो भी वीडियो में पीपीटीज रहेंगे या जो भी क्वेश्चन रहेंगे, इसके आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे सारी पीडीएफ फाइल अवेलेबल हो जाएगी। तो जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। हम आज का ये वीडियो जो है जीएफआर 2017 पर आधारित कुछ एमसीक्यूज है इसमें। आज के इस क्वेश्चन वीडियो में 20 एमसीक्यूज हमको कवर करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल, द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इज डिफाइंड अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में कंसोलिडेटेड फंड, फंड कितने प्रकार के हैं, कंसोलिडेटेड है और कंपेंसेटरी है, तो कंसोलिडेटेड फंड में ये कौन से आर्टिकल में डिफाइन किया गया है? तो क्या आंसर होगा दोस्तों इसका? तो इसका सही आंसर है ए, ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 266(1). इस आर्टिकल में कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को डिफाइन किया गया है। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों, हाउ इज द फाइनेंशियल ईयर डिफाइन इन द जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017? जीएफआर 2017 में फाइनेंशियल ईयर को कैसे डिफाइन किया गया? ऑप्शन 1, 1 जुलाई टू 30 जून। ऑप्शन 2, 1 नवंबर टू 31 अक्टूबर। ऑप्शन सी, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर। और ऑप्शन डी, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो सही आंसर है इसका 1 अप्रैल टू 31 मार्च। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which ministry has the powers to modify the systems and procedures established by the general financial rule? किस मिनिस्ट्री को जो सिस्टम है जीएफआर के, उसको मॉडिफाई करने का, उसको दुरुस्त करने का, उसमें सुधारणाएं करने का अधिकार दिया हुआ है? क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को अधिकार दिए हुए हैं कि वो जो भी पावर से प्रोसीजर्स एस्टेब्लिश जो जीएफआर में है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारा अगला सवाल, what are the standards of financial propriety which should be observed by an officer with regard to expenditure and payment of money from public funds? जब भी कोई सरकारी कर्मचारी, गवर्नमेंट ऑफिसर पब्लिक फंड से अगर पैसा दे रहा है, खर्चा कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? उससे क्या अपेक्षाएं की जाती है कि वो इन चीज़ों को ध्यान में रखें? ऑप्शन ए, द एक्सपेंडिचर शुड नॉट बी प्राइमा फेसी मोर देन द ऑकेजन डिमांड्स। मतलब जितनी ज़रूरत है उतना ही खर्चा होना चाहिए, जितने उस कार्य को लग रहा है, ऑकेजन डिमांड्स। नंबर 2, every officer should exercise the same vigilance in respect of expenditure incurred from public money as a person of ordinary prudence would exercise in respect of expenditure of his own money। वो ऐसा समझ के चले कि वो खुद का पैसा खर्चा कर रहा है, मतलब इतना विजिलेंस रखे, इतनी पारदर्शिता रखे कि कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो क्लियर कर सके। देन नो अथॉरिटी शुड एक्सरसाइज इट्स पावर ऑफ सैंक्शनिंग एक्सपेंडिचर टू पास एन ऑर्डर विच विल बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू हिज ओन एडवांटेज। मतलब कोई भी ऑर्डर ऐसा पास नहीं करेगी जिससे उसका खुद का फायदा हो। तो इसमें दोस्तों पहला भी सही है कि उसको ऐसा कोई खर्चा ही नहीं करना है कि जो प्राइम फेसी से ज़्यादा हो। दूसरा, ऐसा नहीं करना है कि खुद के विम्स के लिए खर्चा करना है, मतलब उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। तीसरा भी इसमें सही है कि वो खुद को या किसी रिलेटिव्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा पहुंचे, ऐसा खर्चा उसको नहीं करना है। तो इसमें आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, डी, ऑल दी अबव, ये करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखेंगे,
The financial powers of the government which have not been delegated to subordinate authority shall vest in the, जो फाइनेंशियल पावर्स है गवर्नमेंट के, वो नीचे जब डेलीगेट नहीं किए जाते सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को, तो किसके पास होते हैं? नंबर एक होम मिनिस्ट्री, नंबर टू फाइनेंस मिनिस्ट्री, नंबर तीन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, एंड नंबर फोर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। फाइनेंशियल पावर दोस्तों जनरली फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास ही होते हैं। तो अभी हमारे वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? मिसेस निर्मला सीतारमन। हमारा अगला सवाल, हु इज रिस्पॉन्सिबल इन केस द एक्सपेंडिचर एक्सीड द बजट एलोकेशन? जब बजट से ज्यादा खर्चा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? स्कूलों में भी बजट बनता है, खास करके नवोदय वगैरह जैसी जो रेसिडेंशियल स्कूलें हैं उसमें तो बजट का बड़ा मायना होता है, इंपॉर्टेंस होता है। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल इन केस द एक्सपेंडिचर एक्सीड द बजट एलोकेशन? जो बजट दिया गया है उससे ज्यादा खर्चा हो गया तो कौन जिम्मेदार होता है? नंबर वन, अकाउंट्स ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द बजट, नंबर टू कंट्रोलिंग ऑफिसर, नंबर तीन हेड ऑफ ऑफिस, नंबर फोर असिस्टेंट इंचार्ज ऑफ बजट एक्सपेंडिचर। तो कौन होगा इसका दोस्तों आंसर? तो इसका आंसर है कंट्रोलिंग ऑफिसर। जिसको कंट्रोलिंग ऑफिसर को जो काम दिया है वो ध्यान रखे कि बजट से ज्यादा खर्चा नहीं होना है, अगर हो गया तो वो जिम्मेदार रहेगा। हमारा अगला सवाल, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंट्रोलिंग ऑफिसर विथ रिगार्ड टू बजट एलोकेशन? बजट एलोकेशन से रिलेटेड कंट्रोलिंग ऑफिसर की क्या जिम्मेदारियां होती, क्या ड्यूटीज होती हैं? नंबर वन, टू इंश्योर दैट द एक्सपेंडिचर डज नॉट एक्सीड द बजट एलोकेशन। वो ध्यान रखे कि बजट जो डिसाइड हुआ है खर्चा उससे ज्यादा नहीं हो। To ensure that the expenditure should be incurred for the purpose for which funds have been allocated, मतलब जिसके लिए फंड दिया गया उसी पे वो खर्चा हो, ये ध्यान में रखना है। नंबर तीन, to formulate adequate control mechanism to detect errors and irregularities and guard against waste and loss of public money, मतलब ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करे कि जिसमें पब्लिक का जो पैसा है वो वेस्ट नहीं हो, लॉस नहीं हो। तो ये तीनों भी ऑप्शन सही लग रहे हैं, तो इसका मतलब है दोस्तों ऑल ऑफ द अबव। जब कभी आपको ऐसा लगे कि कोई आंसर में मुझे दो करेक्ट लग रहे हैं तो श्योरली वहां पे ऑल ऑफ द अबव मार दिया करिए, क्योंकि गलत होने से अच्छा नंबर के दृष्टिकोण से वो सही रहेगा। हमारा अगला सवाल, ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द सैंक्शंस व्हिच नीड नॉट बी एंडोर्स्ड टू ऑडिट ऑफिसर। निम्नलिखित में से किस चीज के लिए ऑडिट ऑफिसर के सैंक्शन की जरूरत नहीं होती? नंबर वन, सैंक्शन रिलेटिंग टू ग्रांट ऑफ एडवांस टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय को एडवांस देना है तो उसमें सैंक्शन की जरूरत नहीं है। नंबर दो, sanctions relating to appointment or promotion or transfer of gazetted and non gazetted appoint officer, गैजेटेड या नॉन गैजेटेड ऑफिसर के अपॉइंटमेंट या प्रमोशन या ट्रांसफर के लिए सैंक्शन की जरूरत नहीं होती। नंबर तीन, सैंक्शंस रिलेटिंग टू क्रिएशन ऑफ पोस्ट, या पोस्ट क्रिएट करने के लिए भी सैंक्शन की जरूरत नहीं होती। तो दोस्तों क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका आंसर है ऑल दी अबव। तीनों भी केस में ऑडिट ऑफिसर के सैंक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, नीड नॉट बी एंडोर्स्ड। अगला सवाल, to whom should a report regarding loss or shortage of public money, departmental revenue, stamp, opium stores, etc. be made by any subordinate authority? अगर कोई भी लॉस होता है या शॉर्टेज आता है पब्लिक मनी में तो सबॉर्डिनेट अथॉरिटी को सबसे पहले किसको बताना चाहिए? नंबर वन, स्टेट्यूटरी ऑडिट ऑफिसर, नंबर टू नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, नंबर तीन प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर, नंबर चार ऑल दी अबव। क्या चारों को सही में बताना चाहिए? तो हाँ दोस्तों, स्टेट्यूटरी ऑफिसर को भी बताना है, नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को भी बताना है, प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफिसर को भी आपको बताना चाहिए कि जो भी शॉर्टेज आया है पब्लिक मनी में, जो भी लॉस आया है उसको। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द मॉनेटरी लिमिट ऑफ पेटी लॉसेस व्हिच नीड नॉट बी रिपोर्टेड टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी? कितनी लॉस को आपको हायर अथॉरिटी को बताने की जरूरत नहीं है? नंबर वन, नहीं है, ये ध्यान रखना है दोस्तों, नीड नॉट बोला है। ए 20,000, बी 15,000, सी 10,000 और डी 5,000। तो इसको दोस्तों कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10,000। 10,000 तक का लॉस अगर हो जाता है तो हायर अथॉरिटी को बताने की जरूरत नहीं होती है, रिपोर्टेड टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी को बताने की कोई जरूरत नहीं। हमारा अगला सवाल, when loss of government money arise due to erroneous or irregular issues of checks, it should be reported to। अगर चेक के मामले में कुछ इरेगुलरिटी हो गई, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, तो ये बताने की कब जरूरत पड़ती है, किसको बताना पड़ेगा? नंबर वन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, नंबर टू हेड ऑफ ऑफिस, नंबर तीन कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, नंबर चार कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। किसको बताना पड़ेगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी,
कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स को बताना पड़ेगा अगर चेक या बाकी इरेगुलरिटी की वजह से मिसयूज हो गया है, पैसे का गबन हुआ है या कुछ लॉस हुआ है तो। अगला सवाल, what is the monetary limit in case of theft, fraud, etc. above which the case is to be reported to the police for investigation? कितनी अमाउंट का अगर चोरी या फ्रॉड हो जाता है तो उस केस में पुलिस को इन्फॉर्म करना है, रिपोर्ट करना है, एफआईआर करना है? ऑप्शन ए 50,000, ऑप्शन बी 75,000, ऑप्शन सी 1 लाख, ऑप्शन डी 2 लाख। कितनी अमाउंट रहेगी दोस्तों? तो इसका आंसर है 50,000। अगर 50,000 से ऊपर या 50,000 तक का लॉस होता है तो दोस्तों आपको पुलिस में रिपोर्ट करवानी पड़ेगी, गवर्नमेंट ऑफिसर भी है तो भी। अगला सवाल, स्टेट द मॉनिटरी लिमिट अप टू विच एनी लॉस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय फायर, फ्लड एक्सेट्रा कैन बी रिपोर्टेड बाय सबॉर्डिनेट अथॉरिटी टू द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी। मतलब कितने का लॉस अगर आग या बाढ़ से हो जाता है, कई बार ऐसा होता है ना कि बाढ़ से बिल्डिंग की बिल्डिंग बह जाती है या आग लग जाती है, तो ये लॉस कितना लॉस ऊपर की अथॉरिटी को हमको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है हमारे ऑप्शन है अप टू 5 लैक्स, अप टू 10 लैक्स, अप टू 2.5 लैक्स या अबव 50,000। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, अबव 50,000। 50,000 से ऊपर में अगर हमारा कोई भी लॉस होता है तो वो लॉस हमको गवर्नमेंट अथॉरिटी को बता देना है। अगला सवाल, व्हाट इज द फाइनेंशियल ईयर? ये सवाल शायद रिपीट हो चुका है। 12 months of a year, 1st January of 1st January to 31st December, 1st April to 31st March and 1st July to 30th June। तो क्या होगा दोस्तों आंसर? इसका देख चुके हैं हम लोग। इसका आंसर है 1st April to 31st March। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। हमारा अगला सवाल, व्हाट इज द बजट? बजट मीन्स व्हाट? अ स्टेटमेंट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट्स इनकर्ड इन अ ईयर, B, a statement of appropriation of funds, C, a record of all expenses made, D, a statement of estimated receipts and expenditure of the central government। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अ स्टेटमेंट। बजट मीन्स अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर हुआ है, मतलब कितने आए कितने गए, इसका जो लेखा जोखा है वो कहलाता है बजट। Next question, who is responsible to submit the budget of the central government before both the houses of the parliament before commencement of a financial year? फाइनेंशियल ईयर शुरू होने से पहले पार्लियामेंट के सामने बजट को रखने की जिम्मेदारी, दोनों हाउसेस के सामने रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? कौन जिम्मेदार होता है इसके लिए? नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नंबर 2 फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नंबर 3 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नंबर 4 स्पीकर ऑफ लोकसभा। इजी सा सवाल है दोस्तों, वो सिंपल सवाल है। इसका आंसर है फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये उनका काम होता है जो पंतप्रधान की ओर से, प्राइम मिनिस्टर की ओर से बजट को प्रस्तुत करते हैं लोकसभा में और राज्यसभा में, और ये दोनों ही सदनों में पास होना चाहिए। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि फाइनेंस मिनिस्टर जब ये विधेयक, ये बजट का जो बिल रखते हैं, सबसे पहले कौन से सदन में रखते हैं? राज्यसभा में रखते हैं कि लोकसभा में रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। हमारा अगला सवाल, फ्रॉम विच फाइनेंशियल ईयर इज द रेलवे बजट इंक्लूडेड विद द जनरल बजट? ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, स्टार करके रख लीजिएगा इसको, कि किस वर्ष से, किस फाइनेंशियल ईयर से रेलवे बजट को भी जनरल बजट में ही मिला दिया गया है, इनकर्ड कर दिया गया है। तो ऑप्शन है 2017-18, 16-17, 15-16, 18-19। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? इसका सही आंसर है दोस्तों 2017-18 से रेलवे बजट डिफरेंटली अब अलग से पेश नहीं होता, उसको जनरल बजट में ही मिक्स कर दिया गया है। हमारा अगला सवाल, which articles of the Constitution of India provide for preparation, formulation and submission of budget to the parliament? भारतीय राज्य घटना के किस कलम के अंतर्गत बजट का तैयार किया जाता है, उसका फॉर्मुलेशन होता है और उसको प्रस्तुत किया जाता है? तो ये कौन से धाराएं हैं भारतीय राज्य घटना की, कौन से आर्टिकल है उसके अंतर्गत? तो हमारे ऑप्शन है आर्टिकल 109, 110, आर्टिकल 112 to 116, आर्टिकल्स 113 to 114, आर्टिकल 116 एंड 117। तो कौन सा होगा दोस्तों इसका आंसर? कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल्स 112 to 116। 112 से 116 आर्टिकल में बजट कैसे बनाना है, उसका फॉर्मुलेशन कैसे होगा, उसका प्रस्तुति कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सब डिटेल में दिया हुआ है। हमारा अगला सवाल, विच मिनिस्ट्री इज कॉम्पिटेंट टू इशू गाइडलाइंस फॉर प्रिपरेशन ऑफ बजट एस्टिमेट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम? वक्त वक्त पे बजट प्रिपरेशन के बारे में गाइडलाइन देने का काम कौन सी मिनिस्ट्री करती है? नंबर 1
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नंबर 2 मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नंबर 3 मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, नंबर 4 मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वक्त वक्त पे गाइडलाइंस प्रस्तुत करती है। हमारा आज का आखिरी सवाल इस वीडियो का, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फॉर्म पार्ट ऑफ द बजट? निम्नलिखित में से बजट का कौन सा हिस्सा होगा? ऑप्शन ए, estimates of all interest and debt servicing charges and any repayments of loans. B, estimates of all expenditure for each program or project. C, estimate of revenue expected during the financial year. And option D, all of the above. तो दोस्तों इसमें पहला तो होना ही होना है, ऑल इंटरेस्ट जो हमको लोन देना है, कर्जे फेडना है, उसके रिपेमेंट के बारे में। देन एस्टिमेट ऑफ ऑल एक्सपेंडिचर फॉर ईच प्रोग्राम, जो भी हम नए नए प्रोग्राम चालू करते हैं उसका क्या एस्टिमेट होगा वो। एस्टिमेट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में जो भी रेवेन्यू हमको आना है उसके बारे में। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, मतलब पूरे के पूरे सही आंसर है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और हाँ दोस्तों, ये जो बेल का बटन है, बेल आइकॉन है, इसको प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोस की लिंक आपको वक्त से मिलती रहे। अगर कोई भी डाउट आता है तो डाउट्स आर ऑलवेज वेलकम। आप मुझे मेल कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। अगर आपको हमारी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है तो आप चाहे तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस शाम 7 बजे से होती है। मुझे पर्सनली चैट बॉक्स में मैसेज करिए, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।